नमस्ते और स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के शुरुआती 50 सालों के अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास AC वॉट की किताब 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एंड सोशल अपहीवल के कुछ अंश हैं जो उस दौर के तूफानी बदलावों और साहित्य पर उसके असर को दिखाते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो महारानी विक्टोरिया के दौर की मजबूत चट्टान जैसी निश्चितता पे खड़ी थी, वो सिर्फ कुछ दशकों में रेत के टीले की तरह बिखर गई। 2 विश्व युद्ध, नई नई तकनीकें और समाज के तौर तरीके, मतलब सब कुछ बदल रहा था। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर के लेखकों ने इस उथल-पुथल को कैसे महसूस किया, कैसे अपने शब्दों में उतारा और कभी-कभी तो कैसे खुद इस बदलाव को एक नया आकार भी दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस विक्टोरियन युग की बात करते हैं जिसका अंत 20वीं सदी की शुरुआत थी। जब हम उस दौर के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि सब कुछ कितना स्थिर था। परिवार, साम्राज्य, धर्म, ये वो खंबे थे जिन पर पूरा समाज टिका था और किसी को शक नहीं था कि ये कभी हिल भी सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी इमारत ही चरमराने लगी? ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ था असल में। 20वीं सदी की शुरुआत में स्थिरता का जो विचार था वही हवा में उड़ने लगा। क्या है कि डार्विन के सिद्धांतों ने धर्म की नींव पर सवाल खड़े कर दिए थे। औद्योगिकरण शहरों का नक्शा बदल रहा था और मनोविज्ञान की नई खोजें इंसान के मन की गहराइयों को कुरेद रही थीं। तो अचानक हर पुरानी मान्यता, हर परंपरा पर सवाल उठाए जाने लगे। विक्टोरियन आदर्श, जिन्हें कभी अनुशासन और नैतिकता का प्रतीक माना जाता था, अब दकियानूसी और पाखंडी लगने लगे थे। और इस बदलाव की आवाज सबसे बुलंद तरीके से शायद बर्नार्ड शॉ जैसे लेखकों ने उठाई। हाँ, बर्नार्ड शॉ तो इस विद्रोह के कह सकते हैं मशालची थे। वो फेबियन सोसाइटी का हिस्सा थे जो समाजवादी विचारों को मानती थी। उनका मानना था कि समाज को सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि नैतिक तौर पर भी बदलना होगा। वो अपने नाटकों के जरिए समाज की दुखती रग पर हाथ रखते थे। मुझे उनका एक मशहूर नाटक मेजर बारबरा का एक डायलॉग याद आ रहा है। उसमें एक किरदार कहता है, दुनिया के साथ यही तो गलत है। ये अपनी पुरानी भाप के इंजन और डायनेमो तो कबाड़ में फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रहों, अपनी पुरानी नैतिकता और अपने पुराने धर्मों को नहीं फेंकती। ये बात तो आज भी उतनी ही सच लगती है। मतलब हम तकनीक में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी सोच क्या उतनी तेजी से बदल रही है? बिल्कुल, यही सवाल उस दौर के केंद्र में था। इस सवाल पूछने की आदत ने एक तरफ तो लोगों में नई ऊर्जा भर दी। उन्हें लगा कि वो एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। कई लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। जिस विश्वास की चट्टान पर वो खड़े थे, वो अचानक रेत में बदलने लगी थी। और इसी बेचैनी और अनिश्चितता ने ही आने वाले दशकों के साहित्य का मिजाज तय किया। और जब समाज की नींव ही इस तरह हिल रही हो, तो इसका असर कला की दुनिया पर पड़ना तो लाजमी था। वहां कलाकारों और लेखकों के बीच क्या बहस चल रही थी? वे अपनी कला को इस बदलते समाज में कहाँ देखते थे? कर उसे सुधारना चाहिए या उसे इन सब झंझटों से ऊपर सिर्फ अपनी खूबसूरती और सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। यहीं पर दो बड़े खेमे बन गए। एक तरफ बर्नार्ड शॉ और H.G. वेल्स जैसे लोग थे। हाँ, फेबियन सोसाइटी से जुड़े ये लेखक आर्ट फॉर लाइफ सेक यानी कला जीवन के लिए के सिद्धांत को मानते थे। उनके लिए साहित्य एक हथियार था जिससे सामाजिक अन्याय, गरीबी और असमानता पर हमला किया जा सके। H.G. वेल्स अपने साइंस फिक्शन के जरिए भविष्य की चिंताएं दिखा रहे थे, तो शॉ अपने नाटकों से मध्यम वर्ग के पाखंड पर चोट कर रहे थे। उनका मकसद साफ था, समाज को जगाना और उसे बदलना। लेकिन क्या हर कोई अपनी कला को समाज सुधार का औजार बनाना चाहता था? कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्हें लगता होगा कि कला को राजनीति और समाज की रोजमर्रा की खींचतान से ऊपर होना चाहिए। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। दूसरा खेमा यही सोचता था। ये ब्लूम्सबरी ग्रुप था। अच्छा। जिसमें वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉर्स्टर और मशहूर अर्थशास्त्री J.M. कीन्स जैसे बड़े नाम शामिल थे। हाँ। वे आर्ट फॉर आर्ट सेक यानी कला सिर्फ कला के लिए है के विचार के करीब थे। उनका मानना था कि कला का पहला काम समाज सुधार नहीं बल्कि व्यक्तिगत अनुभव, मानवीय रिश्तों की बारीकियों और सौंदर्य को खोजना है। लेकिन इन पर अक्सर ये आरोप भी लगता था कि वे आम लोगों से कटे हुए थे, एक तरह के एलिटिस्ट थे। ये सच है। वे खुद को आम भीड़ से बौद्धिक तौर पर बेहतर समझते थे और उनका काम भी आम पाठक के लिए नहीं था। वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें वो किरदारों के मन के अंदर चल रही विचारों की धारा को हूबहू पन्नों पर उतार देती थीं। इसे समझना आसान नहीं था।
लेकिन क्या हम उन्हें सिर्फ एलिटिस्ट कहकर खारिज कर सकते हैं, या फिर वे कला की शुद्धता को राजनीति के नारों से बचाने की कोशिश कर रही थीं? ये आज भी बहस का विषय है। अब समाज की तरफ लौटते हैं। 20वीं सदी को आम आदमी की सदी भी कहा गया। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का विचार सामने आया, हाँ, जिसने वादा किया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर नागरिक का ख्याल रखा जाएगा, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हकीकत में भी सब कुछ इतना ही शानदार था? वादा तो यही था, पर जमीनी हकीकत बहुत उलझी हुई थी। साम्राज्य के पतन और लगातार बढ़ते औद्योगिकरण ने समाज का ताना बाना बदल दिया था। वेलफेयर स्टेट ने लोगों को भुखमरी और बेघर होने जैसी बुनियादी चिंताओं से तो आज़ादी दे दी, लेकिन एक नई तरह की समस्या पैदा हुई। लोगों में अजीब सा असंतोष, एक बेचैनी और उद्देश्यहीनता भरने लगी। ये तो बड़ी अजीब बात है। जब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही थीं, तो वे बेचैन क्यों थे? शायद इसलिए कि जब पेट भरने की चिंता खत्म हुई, तब लोगों को पहली बार अपनी जिंदगी के खालीपन का एहसास हुआ। भौतिक सुरक्षा मिलने के बाद शायद उन्हें अपनी आध्यात्मिक और मानसिक खोखलेपन का पता चला। और यही खोखलापन हमें उस दौर के साहित्य, खासकर टी.एस. एलियट की मशहूर कविता द वेस्टलैंड में देखने को मिलता है। अच्छा। वो एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींचते हैं जो आध्यात्मिक रूप से बंजर हो चुकी है। अपराध और वेश्यावृत्ति, जिन्हें पहले गरीबी से जोड़कर देखा जाता था, वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए। ये दिखाता है कि समाज की समस्या सिर्फ आर्थिक नहीं थी। और इसी दौर में विज्ञापन और उपभोक्तावाद की एक नई संस्कृति ने भी जन्म लिया, जिसने लोगों की इस बेचैनी का शायद फायदा उठाया। बिल्कुल। स्टेटस सिंबल और पड़ोसियों से बेहतर दिखने की होड़ शुरू हो गई। विज्ञापन अब सिर्फ आपको ये नहीं बताते थे कि कोई साबुन कपड़े अच्छे धोता है। नहीं, अब वो लोगों की भावनाओं और अवचेतन मन को निशाना बना रहे थे। वो एक सपना बेच रहे थे, ये विचार के एक खास ब्रांड की बियर पीने से या चॉकलेट खाने से आपको दोस्त मिलेंगे, आपको प्यार मिलेगा, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। मतलब भौतिक चीजों में खुशी ढूंढने के लिए उकसाया जा रहा था। हाँ, बिल्कुल। तो एक तरफ समाज में ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ साहित्य एक अलग ही दिशा में जा रहा था। एक वक्त था जब हार्डी और किपलिंग जैसे लेखक आलोचकों और आम पाठकों दोनों में बराबर लोकप्रिय थे। उनकी किताबें हर कोई पढ़ता और समझता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि साहित्य इतना मुश्किल और गूढ़ हो गया कि उसे समझना आम इंसान के बस की बात नहीं रही? इसका सबसे बड़ा मोड़ शायद 1922 में आया। ये साल आधुनिक साहित्य के लिए एक मील का पत्थर था। इसी साल जेम्स जॉयस की यूलिसिस और टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड प्रकाशित हुई। इन दो रचनाओं ने साहित्य की मुख्य धारा को एक संकरे बौद्धिक रास्ते पर धकेल दिया, जिस पर चलना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं था। ऐसा क्या था इन किताबों में जिसने सब कुछ बदल दिया? यूलिसीज को तो आज भी दुनिया की सबसे मुश्किल किताबों में से एक माना जाता है। जेम्स जॉयस ने यूलिसिस में जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने वो क्या कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक दिन में एक किरदार के दिमाग में चल रहे हजारों विचारों, यादों, अधूरी बातों और भावनाओं के भंवर को पन्नों पर उतार दिया। उन्होंने भाषा के साथ ऐसे प्रयोग किए जो हैरान करने वाले थे। अच्छा, ये पहली बार था जब किसी ने इंसानी मन की उलझन को इतनी ईमानदारी से दिखाया था। लेकिन इसे पढ़ने के लिए पाठक को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब साहित्य एक छोटे पढ़े लिखे विशिष्ट वर्ग के लिए लिखा जाने लगा था। और इसी के साथ अकादमिक आलोचना का भी बोलबाला बढ़ा। यानी प्रोफेसर्स और आलोचक ये बताने लगे कि किसी कविता या उपन्यास का सही मतलब क्या है, जो शायद आम पाठक की पहुंच से और भी दूर था। हाँ, और कभी-कभी ये बौद्धिकता हास्यास्पद भी हो जाती थी। इसका एक बहुत मशहूर किस्सा है। प्रोफेसर विलियम एम्पसन, जो अपने समय के बहुत बड़े आलोचक थे, उन्होंने टी.एस. एलियट की एक कविता का बहुत गहरा और जटिल विश्लेषण किया। सालों बाद पता चला कि कविता की जिस पंक्ति का उन्होंने इतना गहरा अर्थ निकाला था, वो असल में एक प्रिंटिंग की गलती थी। क्या? हाँ, बाद के संस्करणों में जब वो गलती ठीक कर दी गई, तो उनका पूरा का पूरा विश्लेषण ही निराधार हो गया। अरे, ये तो कमाल का किस्सा है। इससे पता चलता है कि कैसे कभी-कभी ज्यादा दिमागी कसरत हमें असलियत से कोसों दूर ले जा सकती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे बौद्धिक अहंकार सच्चाई पर हावी हो सकता है और कला को आम इंसान से और भी दूर कर देता है। अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, खासकर 1950s के दशक में,
युवाओं के बीच एक नई तरह की विद्रोह की भावना ने जन्म लिया। अमेरिका में इन्हें बीटनिक्स कहा गया। ये कौन लोग थे और ये किस चीज के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे? बीटनिक आंदोलन उस पीढ़ी का विद्रोह था जो युद्ध के बाद की अमेरिकी समृद्धि और भौतिकवाद से पूरी तरह ऊब चुकी थी। उन्हें लगता था कि अच्छा करियर, बड़ा घर, गाड़ी और एक सुखी परिवार का अमेरिकन ड्रीम एक तरह का जाल है, एक बेमानी दौड़ है। तो उन्होंने समाज के बनाए इन नियमों और उम्मीदों के साथ अपना रिश्ता ही तोड़ दिया, यानी समाज से कॉन्ट्रैक्ट आउट कर लिया। तो वे जीते कैसे थे? उनका जीवन जीने का तरीका क्या था? वे बिना किसी तयशुदा नियम के घुमंतू जिंदगी जीते थे। जैज संगीत सुनते थे, पूर्वी दर्शन और ध्यान में रुचि रखते थे और स्थापित व्यवस्था के हर प्रतीक को नकारते थे। अच्छा। जैक केरुअर की किताब ऑन द रोड, जो असल में टाइपराइटर के एक लंबे रोल पर बिना किसी पैराग्राफ के लिखी गई थी, इस संस्कृति का घोषणा पत्र बन गई। ये बस एक उपन्यास नहीं था, ये उस पीढ़ी की बेचैन आत्मा की आवाज थी। और इस अमेरिकी आंदोलन का असर ब्रिटेन के युवाओं पर भी पड़ा। हाँ, ब्रिटेन में भी युवाओं ने इसका अपना संस्करण तैयार कर लिया। यहाँ भी युवाओं ने फटे पुराने कपड़े पहनना, बेतरतीब जीवन शैली अपनाना और हर तरह के अधिकार, चाहे वो माता पिता का हो, सरकार का हो या पुलिस का, उसके प्रति तिरस्कार दिखाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक फैशन नहीं था, ये पूरी स्थापित व्यवस्था के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। ये कहने का एक तरीका था कि हम तुम्हारे बनाए खेल में हिस्सा नहीं लेंगे। और स्रोत ये भी कहता है कि इसी दौर में व्यंग्य यानी सटायर का रूप भी बदल गया। हाँ, पहले के दौर में व्यंग्य का एक मकसद होता था, समाज की बुराइयों पर मजाकिया अंदाज में चोट करना ताकि उसमें सुधार हो सके। लेकिन इस दौर का व्यंग्य सिर्फ मजाक और उपहास बनकर रह गया। उसका मकसद सुधार करना नहीं, बल्कि हर चीज को, हर मूल्य को, हर आदर्श को तोड़ना और खारिज करना था। उसमें वो गहराई नहीं रही जो समाज को बेहतर बनाने का काम कर सके। वो बस एक तरह की नकारात्मकता बनकर रह गया। तो आज हमने देखा कि कैसे 20वीं सदी के पहले 50 सालों में निश्चितता की जमीन खिसकने से साहित्य, समाज और व्यक्ति हर स्तर पर एक गहरा बदलाव आया। विक्टोरियन युग के स्थिर अनुशासन की जगह एक बेचैन और कभी-कभी दिशाहीन विद्रोह ने ले ली और साहित्य आम आदमी के हाथ से फिसलकर बुद्धिजीवियों की दुनिया में सिमट गया। यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं। स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है कि जिसे 20वीं सदी के लेखकों ने विक्टोरियन युग का पाखंड कहकर खारिज कर दिया, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा भी था जिसे आज हम शालीनता, निजता और संयम जैसे अच्छे गुणों के रूप में देख सकते हैं। ये एक जरूरी सवाल है। हाँ, और ये आज के लिए एक ज़रूरी सवाल उठाता है। हमारे इस दौर में जहाँ सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी ज़िंदगी का हर पल प्रदर्शन कर रहा है, जहाँ हर भावना को तुरंत व्यक्त कर देना ही सच्चाई माना जाता है, क्या हम भी किसी गहरी और ज़रूरी चीज़ को खो रहे हैं? और क्या हमारा आज का साहित्य इस दौर की बेचैनी को सिर्फ दर्शा रहा है या अनजाने में उसे और बढ़ा रहा है?